डिक्टेटर कितना भी रझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता या होती है और देश से पलायन कर। दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और वंस अगेन हमारी रिएक्शन वीडियो है जिसका टाइटल है पार्ट 3 लास्ट 48 आवर्स ऑफ डिक्टेटर शेख हसीना, व्हाट नेक्स्ट फॉर बांग्लादेश, आकाश बनर्जी एंड अद्वैत। और जो अगेन भाई जो वीडियो लिया गया है आकाश बनर्जी भाई के द देशभक्त यूट्यूब चैनल से लिया गया। तो चलिए देखते हैं कि पार्ट 3 क्या है। इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर दिया है। एक प्यारा सा रिव्यू मैंने अपना भी दिया है और भाई आकाश भाई ने तो भाई एनालिसिस करी हुई है। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कह रहा हूँ कि भाई सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी है। कोई शेख हसीना को विक्टिम मान रहा है, कोई शेख हसीना को यहाँ पे डिक्टेटर मान रहा है। चॉइस आपकी है कि आपको क्या देखना है, आपको क्या समझ के चलना है। चल के देखते हैं कि भाई वीडियो में क्या है। डिक्टेटर कितना भी रझा हुआ, वेल कनेक्टेड या पावरफुल हो, उसका अंत दो तरीकों से आता है। या तो जनता उसे पकड़कर लैंप पोस्ट से लटका देती है, या फिर डिक्टेटर खुशकिस्मत होता या होती है और देश से पलायन करने का मौका मिल जाता है। शेख हसीना दूसरी श्रेणी में आती हैं। 5 अगस्त 2024 बांग्लादेश के इतिहास में एक ऐतिहासिक दिन रहेगा। शेख हसीना 15 साल बाद राज करने के बाद बांग्लादेश से भागती हैं, पलायन करती हैं, वाया इंडिया लंदन की तरफ जा रही हैं, वहां रेफ्यूज मांग रही हैं। उनके ऑफिशियल रेजिडेंस से निकलने के ठीक बाद प्रोटेस्टर्स ने वहां धावा बोल दिया और उनके आलीशान घर को लूट लिया और वहां खाना भी खाया। यहां तक कि उनके पिताश्री को भी ना छोड़ा गया। पिताश्री बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर शेख मुजीबुर रहमान की मूर्ति पर भी लोगों ने अपना गुस्सा निकाला। इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया के लिए यह खबर चौंका देने वाली थी। उनके मुताबिक बांग्लादेश में सिचुएशन सडनली खराब हो गई है, जबकि सच तो यह है कि हसीना की उल्टी गिनती कुछ टाइम से चल रही थी। हमने अपने पिछले एपिसोड में यही सवाल पूछा था कि क्या शेख हसीना स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते अपनी सत्ता, अपनी गद्दी बचा पाएंगी या उन्हें भागना पड़ेगा। फिलहाल बांग्लादेश आर्मी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का ऐलान कर दिया है। शांति बहाल करने की कोशिश हो रही है। लोगों में उत्साह है कि बांग्लादेश को एक बार फिर से नई शुरुआत करने का एक मौका मिलेगा, लेकिन चुनौतियां भी उतनी ही बड़ी हैं। आर्मी किस प्रकार की इंटरिम गवर्नमेंट बनाएगी? बांग्लादेश में क्या फिर से डेमोक्रेसी बहाल हो पाएगी या फिर फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस का दबदबा और ज्यादा बढ़ जाएगा? यह सब जानते हैं आज के बांग्लादेश पार्ट 3 एपिसोड में। लेकिन सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट के चलते एक रंझे हुए डिक्टेटर को क्यों कुर्सी छोड़नी पड़ी और क्यों बांग्लादेश स्टूडेंट्स ने फिर से साबित कर दिया कि तानाशाह चाहे दुनिया भर में कहीं भी हो, स्टूडेंट से वो इतना क्यों डरते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स एक बार अगर कुछ ठान लेते हैं तो उनके सामने चलती किसी की नहीं है। शेख हसीना की उल्टी गिनती शुरू होती है स्टूडेंट प्रोटेस्ट से, जो शुरुआत हुई थी जिसकी एक स्टूपिड कोटा सिस्टम के खिलाफ। कोटा सिस्टम शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया, जिसको पहले ही 2018 में बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर से री इंट्रोड्यूस कर दिया गया, जो एक नॉन सोशल जस्टिस या एफर्मेटिव एक्शन पर बेस्ड कोटा सिस्टम था। जनरली जब कोटे की दरकार होती है तब कोटा इंट्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन शेख हसीना ने री इंट्रोड्यूस किया फ्रीडम फाइटर कोटा, जिसमें 30% रिजर्वेशन थे फॉर गवर्नमेंट जॉब्स फॉर फ्रीडम फाइटर्स, जिनकी टोटल गिनती 0.13% है, जिनके डिसेंडेंट्स की गिनती की जाती है। तो ये कोटा था क्या? ये कोटा था शेख हसीना अपने फेवरेट्स को, अपने लोगों को सिविल सर्विस, ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट जॉब्स में घुसाने के लिए। स्टूडेंट्स का डिमांड था कि भाई कोटा रिफॉर्म करो, ये 30% ये जो फर्जी का कोटा है इसको हटाओ। और डिक्टेटर हसीना तब कहती है कि इसको क्या जरूरत है, भाई मैटर तो कोर्ट में है, कोर्ट फैसला दे रहा है, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? प्रोटेस्ट इसलिए क्योंकि शेख हसीना एक वेल नोन डिक्टेटर थी बांग्लादेश के स्टूडेंट पॉपुलेशन के लिए, खासकर की जो जानते हैं कि डिक्टेटर्स कैसे ऑपरेट करते हैं। कोर्ट हो, पुलिस हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सब कुछ शेख हसीना के कंट्रोल में था। तो ये जो री इंट्रोडक्शन हो रहा था, यह भी शेख हसीना के इशारों पर ही हो रहा था। याद रखिए, 2018 की बात हो, 2024 की बात हो, बार बार शेख हसीना ने पॉलिटिक्स को रिक किया है, इलेक्शंस को रिक किया है, एक ऑपोजिशन मुक्त बांग्लादेश बनाने की कोशिश की है। साथ ही साथ बांग्लादेश में कोई प्रेस फ्रीडम नहीं है, फोर्स डिसअपीयरेंसेस हैं। इसके चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस अब और नहीं, और वो आ गए सड़क पर। लेकिन सड़क पर उनका जो सामना किया वो था छात्र लीग, जो कि स्टूडेंट विंग है शेख हसीना की पार्टी का, अवामी लीग का, लेकिन ये है तो गुंडे ही। इन गुंडों ने फिर स्टूडेंट्स को चुन चुनकर मारना शुरू किया और पुलिस ने भी अपनी क्रैकडाउन शुरू की। इंटरनेट को बंद करवा दिया गया और बोला जाता है ऑफिशियली 200 लेकिन अनऑफिशियली 1000 लोगों को मार डाला गया, हजारों फिर इंजर्ड हैं।
लेकिन स्टूडेंट्स तब भी डटे रहे और लड़ाई करते रहे शेख हसीना के इस कोटा रिफॉर्म के खिलाफ। और जो मार्टर्स हैं वो कहा कि भैया हम इनकी जो मृत्यु हुई है इसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये 30% फ्रीडम कोटा हटा दिया। अब लॉजिक तो यही है कि बात यहां खत्म हो जानी चाहिए थी। इस पूरे एपिसोड को हमने कवर किया था अपने एक प्रीवियस एपिसोड में, किस वजह से ये पूरा इंफॉर्मेशन जो ब्लैकआउट हुआ, इस तरीके से क्रैकडाउन हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने जो बैकडाउन किया, इसके पीछे जो पूरी स्टोरी थी ये हमने कवर किया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि शेख हसीना की प्रॉब्लम्स तब वहां से शुरू होती हैं, समाप्त नहीं होती हैं। शेख हसीना ने कहा कि हम ये कोटा विड्रॉ कर लेते हैं और स्टूडेंट्स अपने घर चले जाएंगे। लेकिन ये जो कोटा जब विड्रॉ हुआ, स्टूडेंट्स का जो सब्र का बांध था वो टूट गया था, क्योंकि जिस तरीके से शेख हसीना ने उन पर बर्बरता की, जिस तरीके से बोला जा रहा है 1000 तक को स्टूडेंट्स को मारा, स्टूडेंट्स ने कहा कि अब हम आपको जाने नहीं देंगे। इतना खून खराबा हुआ है, शेख हसीना को माफी मांगनी पड़ेगी, शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा, पुलिस और आर्मी जो इन्वॉल्व थे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। नतीजे में क्या हुआ? जो काम डिक्टेटर करता है वो काम शेख हसीना ने और किया। इस बार डबल क्रैकडाउन करना शुरू किया। पुलिस ने अरेस्ट करना, टॉर्चर करना, स्टूडेंट लीडर को टॉर्चर करके यह स्टेटमेंट दिलवाया कि नहीं, हम अपना प्रोटेस्ट वापस ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर से शूटिंग हुई स्टूडेंट्स के ऊपर, बर्बरता चरम सीमा तक पहुंच गई। पैलेट गन्स का इस्तेमाल हुआ, जिसके बाद स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई अब तो ढाका के तरफ कूच करना पड़ेगा, ये हम नहीं जाने देंगे। अब फिर इन्होंने 9 पॉइंट एक डिमांड पहले रखा था, जिसके चलते और भी ज्यादा क्रैकडाउन होता है, तो वो 9 पॉइंट डिमांड फिर 1 पॉइंट डिमांड बन जाता है कि शेख हसीना को रिजाइन देना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं शेख हसीना ही इस क्राइसिस की रिस्पॉन्सिबल है। अगर डेमोक्रेटिकली सॉल्व करने की कोशिश होती तो ऐसा सिचुएशन शायद डेवलप ना हो पाता और वो शायद सत्ता में कुछ और साल तक रह जाती। लेकिन कर्फ्यू, लेकिन रेड, लेकिन फोर्स डिसअपीयरेंस के चलते स्टूडेंट्स ने कहा बस और नहीं। इसको भी हमने काफी डिटेल में अपने पार्ट 2 में कवर किया था। अब आते हैं पिछले 24-48 आवर्स में क्या हुआ। 4th of August को आप बोल सकते हैं कि हसीना के फाइनल आवर्स शुरू हो गए। ब्लडी संडे 4th of August हुआ यूं कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ने कहा कि भाई हम तो रैली करेंगे, लेकिन हसीना ने अपने पार्टी एक्टिविस्ट को कहा कि ये जो रैली कर रहे हैं इनके खिलाफ अब आप भी सड़क पर उतर आओ। बैड आइडिया, बिगिनिंग से ही एक बैड आइडिया था, क्योंकि आप एक क्लैश को सेटअप कर रहे हो। यहां आर्मी पुलिस नहीं, छात्र लीग, अब आवामी लीग की छात्र लीग लोगों को काउंटर करेगी। अब ये आवामी लीग के जो एक्टिविस्ट बोलना नहीं चाहिए था, आवामी लीग के ये जो गुंडे हैं ये आर्म्ड थे, इनके पास बंदूकें थी और हसीना तो डिक्टेटर है। हसीना ने सोचा कि ये बंदूक देखकर फिर से जो स्टूडेंट्स मारे जाएंगे, उसके बाद ये प्रोटेस्ट अपने आप नीचे हो जाएगी। कोटा तो मैंने पहले से ही विड्रॉ कर दिया। लेकिन कहीं ना कहीं शेख हसीना का यह कैलकुलेशन बैकफायर करता है। शेख हसीना ने सोचा क्या होगा कि भाई दोनों तरफ से अगर कुछ मारपीट होती भी है, गोलियां चलती भी हैं, दोनों तरफ से जब लोग मरेंगे तो वो कह दे कि ये देखिए जमात इसमें इन्वॉल्व था, बीएनपी इसमें इन्वॉल्व था और ये अराजकता फैलाने के लिए किया जा रहा है, मुझे बांग्लादेश को डिस्टेबलाइज करने के लिए किया जा रहा है, इसीलिए मैंने ये कदम उठाया। अब हुआ यूं कि 100 लोग करीबन मारे गए इस एक दिन में। तो आप सोचिए, पहले ही 200-300 ऑफिशियल था, अनऑफिशियली 1000 था, और यहां तो आंकड़े हैं 100 लोग मारे जाते हैं एक संडे को। मोस्टली प्रोटेस्टर्स जो मारे जाते हैं, कुछ पुलिसमैन, आवामी लीग मेंबर्स भी मारे जाते हैं, आवामी लीग के गुंडा जो हैं वो पॉइंट ब्लैंक रेंज पर स्टूडेंट्स को मार रहे हैं। ये सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं कैमरा पे, मोबाइल फोन पर। इसके रिस्पॉन्स में स्टूडेंट्स ने कहा कि अब तो बात आगे बहुत आ चुकी है, अब सब पहुंचो ढाका, पूरे देश से पहुंचो ढाका और शेख हसीना के रेजिडेंट्स को हम घेराव करेंगे, अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। अब तब तो भाई पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उसको कवर कर लिया, हाउस को बचाने की कोशिश की, लेकिन जो स्टूडेंट कन्वीनर्स हैं उन्होंने बात साफ कर दी कि हम तो पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, आवामी लीग, छात्र लीग, इनके गुंडों ने हमें मारा, हमारे 100 के आसपास लोगों को मारा। 99% जो बांग्लादेश के लोग हैं अब इस रिजीम के खिलाफ हैं। हम तो एक डेमोक्रेटिक स्टेट चाहते हैं अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए। अब जितना भी वो हमारे ऊपर गोली चलाएंगे हम और भी ज्यादा प्रोटेस्ट करेंगे। वो एक कहावत है ना कि इतना भी मत डराओ कि डर का डर ही खत्म हो जाए, उसी तरीके से स्टूडेंट्स में डर ही बाहर निकल गया। मारना है तो मार डालो, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आता है एक ट्विस्ट।
जब स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, स्टूडेंट्स मार्च कर रहे हैं, इसमें आर्मी का एक अहम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल आता है। आर्मी ने कहा कि भाई हम स्टूडेंट्स के ऊपर गोली नहीं चलाएंगे और ना ही हम उन्हें टेररिस्ट बोलेंगे। आर्मी ने कहा कि हम कर्फ्यू लगा देंगे लेकिन वी विल नॉट शूट एट द प्रोटेस्टर्स। ये एक क्रिटिकल पॉइंट आता है जब लोगों को समझ में आता है कि बांग्लादेश में कुछ चेंज होने वाला है, जब आर्मी शेख हसीना के साथ पोजीशन नहीं लेती है। बहुत ही सिग्निफिकेंट है। आर्मी चीफ ने भी कहा वी विल नॉट शूट एट द पीपल। सो वो लोगों के साथ खड़े हुए हैं, लोगों के लिए ही तो आर्मी बनती है, और उन्होंने उनको टेररिस्ट बुलाने से मना कर दिया, जो कि शेख हसीना बार बार बोल रही थी। 3 अगस्त को आर्मी एक स्टेटमेंट इशू करती है, बांग्लादेश आर्मी हैज ऑलवेज स्टूड एंड विल स्टैंड बाय द पब्लिक। अब इसमें आर्मी की भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, काफी कॉम्प्लिकेटेड है। कुछ जनरल्स शेख हसीना के साथ थे, कुछ जूनियर ऑफिसर्स थे, उनकी लॉयल्टीज अलग थी। तो एक बड़ा सवाल यह था संडे शाम को और मंडे सुबह को कि अगर क्लैश होता है आवामी लीग सपोर्टर्स और प्रोटेस्टर्स के बीच में, तो आर्मी किस तरफ होगी? क्या वो बाईस्टैंडर रहेगी या वो स्टूडेंट्स की तरफ बात करेगी? याद रखिए ग्लोबल ओपिनियन भी इस समय तक शेख हसीना के खिलाफ हो रही थी। उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में घसीटने की बात चल रही थी। यूरोपियन यूनियन ने एडवर्स कमेंट्स दिए थे। तो एक तरफ से एक स्टेज तो सेट हो गया था, स्टूडेंट मूवमेंट वर्सेस हसीना, इनकलाब वर्सेस तानाशाही। अब आते हैं फाइनल फ्यू आवर्स ऑफ शेख हसीना। मंडे 11 बजे सुबह का अगर आप नजारा देखें तो इंटरनेट शटडाउन होने की बात हो रही थी कि कंप्लीट शटडाउन होगा, और इसका एक ही मतलब है कि सरकार फिर से क्रैकडाउन करने की मंशा थी। एक टोटल ब्लैकआउट के बाद एक और ब्लड बाथ होने की फुल शंका थी। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स जानते थे इस बात को, लेकिन पीछे नहीं हटे आर या पार। अब ये इंडेफिनिट कर्फ्यू भी लगा दिया गया, इंटरनेट भी हटा दिया गया, हेविली आर्म ट्रूप्स को ढाका में बैठा दिया गया कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट को वो कंट्रोल करेंगे। अगर आप बात करें शहीद मीनार, लैंग्वेज मार्टर्स मेमोरियल, यहां क्लैशेस भी देखे गए। मोबाइल, ब्रॉडबैंड, इंटरनेट सब सस्पेंडेड, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, आप जो भी बता दें सब पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। लेकिन आर्मी यहां केम थ्रू फॉर डेमोक्रेसी। आर्मी ने यह साइन दिखाना शुरू कर दिया कि भाई वो तो स्टूडेंट के साथ हैं और शेख हसीना को ही रिजाइन करना पड़ा। और ऑब्वियसली जैसे मैंने बताया कि आर्मी ने बार बार यह दिखा दिया कि स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स के ऊपर वो फायर नहीं कर रहे थे। 12 बजे आर्मी चीफ जनरल वकरुज्जमा ने बोल दिया कि वो एक नेशन को एड्रेस करेंगे 2 बजे बांग्लादेश टाइम। इससे साफ हो गया कि बांग्लादेश में एक बड़ा खेल चल रहा है। बहुत लोग एक्साइटेड हो गए कि क्या सच में ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट ने एक डिक्टेटर को ओवरथ्रो कर दिया? क्या ये बात सच है कि आर्मी एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकती है? लेकिन स्टेट ऑफ इमरजेंसी टेक्निकली आर्मी डिक्लेयर नहीं कर सकती है, प्रेसिडेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है। तो क्या हो सकता है कि शेख हसीना ही रिजाइन कर दे रही है? 1 बजे तक खुद पीएम ऑफिस, शेख हसीना के ऑफिस के सीनियर ऑफिशियल ने यह कह दिया कि सिचुएशन अभी काफी फ्लक्स में है, कुछ भी हो सकता है। आर्मी चीफ फिर अपना पब्लिक एड्रेस जो है, नेशन एड्रेस टू द नेशन है, वो 3 बजे तक पुश करते हैं। लेकिन अब तक लोगों को समझ में आ चुका था, वो यूफोरिया और जुबिलेशन आपको सड़कों पर दिखने लगा था बांग्लादेश के ढाका के 130 पर यह बात कंफर्म होने लगती है कि शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है और वो पलायन कर रही हैं। उस समय बात थी कि वो इंडिया की तरफ पलायन कर रही हैं। लोगों का उत्साह और तेज, जश्न मनाने आ गए, सड़क पर आ गए, और आर्मी को भी, आर्मी पर्सनल को फूल दिया जा रहा था। इसको बांग्लादेश का सेकंड इंडिपेंडेंस बोला जा रहा था। 2 बजे का अपडेट यह आया कि गौरव भवन, जो शेख हसीना का ऑफिशियल रेजिडेंस है, वहां से वो निकल चुकी हैं अपनी बहन के साथ। अब वो एक स्पीच रिकॉर्ड करना चाहती थी, लेकिन वो भी उन्हें नहीं करने दिया गया। सिर्फ एक रेजिग्नेशन और उसके बाद यहां से पलायन। तो लिटरली आप समझ लीजिए शेख हसीना को एग्जाइल में डाला गया। कितने प्रेशर के अंदर डाला गया, कितने थ्रेट के अंदर डाला गया, आर्मी का इसमें क्या रोल था, कितना था, यह चीज अभी बाहर नहीं आई है। लेकिन रेजिग्नेशन कंफर्म्ड होता है, उनका फ्लीइंग कंफर्म्ड होता है। पहले बात थी कि वो इंडिया की तरफ आ रही है, लेकिन अब लग रहा है वाया इंडिया वो लंदन की तरफ जा रही हैं, जहां वो रेफ्यूज मांगेंगी। गौरव भवन में स्टूडेंट्स एंटर करते हैं, वहां की आलीशान चीजें देखते हैं, वहां लंच खाते हैं, और फिर
प्राइम मिनिस्टर के ऑफिशियल रेजिडेंट्स को लूटा भी जाता है, वहां से चीजें बाहर भी स्टूडेंट्स ले जाते हैं। 3 बजे का अपडेट यह होता है कि आर्मी चीफ आते हैं, नेशनल टेलीविजन पर आते हैं और एक बेटर फ्यूचर की एक गुहार लगाते हैं। कहते हैं कि अब फाइटिंग और किलिंग से कुछ नहीं होने वाला है, ये जो डिस्ट्रक्शन है, ये जो प्रोटेस्ट है, अब इसे रोकने की दरकार है। जो भी गिल्टी है, ये जिस तरीके से स्टूडेंट्स को बर्बरता से मारा गया था, जो भी गिल्टी है उन्हें पनिश किया जाएगा। आर्मी चीफ कहते हैं कि वो सारे लीडर से बात कर चुके हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से बात कर चुके हैं, काफी पॉजिटिव उनकी बातचीत हुई है और इसके बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाया जा रहा है। तो इस इंटरिम गवर्नमेंट के बनने के बाद आशा यह हो रही है कि बांग्लादेश में कम से कम जिस तरीके के प्रोटेस्ट देखे गए, जिस तरीके की खूंखार ब्लड शेड जो देखा गया, कम से कम वो अब रुक जाए। फिलहाल बांग्लादेश में एक सेलिब्रेशन का तो माहौल है, जुबिलेशन का माहौल है। हर दूसरे शहर से यह खबर आ रही है कि बांग्लादेश जीता, डेमोक्रेसी जीता और एक डिक्टेटर हारी। याद रखिए, शेख हसीना ने डेमोक्रेसी को भी ताक पर रख दिया था। पिछला इलेक्शन एक वन पार्टी सिस्टम को ही बांग्लादेश में इन्फोर्स लाया था, जब उनकी आवामी लीग ने ही मेन पार्टी थी जिसने इलेक्शन लड़ा। लेकिन जहां एक तरफ सेलिब्रेशन है, दूसरी तरफ वहां घोर चिंता का भी विषय है। अभी अराजकता बांग्लादेश में देखी जा रही है। गौरव भवन को लूटा गया, यह तो एक बात है। वहां खबर यह आ रही है कि आवामी लीग के मिनिस्टर सब कुछ आग लगा रहे हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स को आग लगा रहे हैं, जिससे उनके किए धरे का पता ना चल पाए लोगों को। उधर लोगों में भी इतना ज्यादा गुस्सा है, अभी लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, तो वो भी एक वायलेंट मॉब बन रहे हैं। शेख हसीना ने रिजाइन कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी वो एग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं। कुछ हाउसेस पर अटैक की खबर है, कुछ माइनॉरिटी ग्रुप्स पर अटैक की खबर है, स्टैच्यूज, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, उस पर अटैक की खबर है, वैंडलिज्म की खबर जगह जगह से आ रही है। स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स ये कह रहे हैं कि वो ये सारा काम छात्र लीग के लोग कर रहे हैं और वो इंश्योर करेंगे कि माइनॉरिटीज के खिलाफ कोई अटैक ना हो। शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं वो रिलीजन को इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को पोलराइज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑल सेड एंड डन इस वैंडलिज्म को रुकने की जरूरत है, जिससे कम से कम जो इंटरिम गवर्नमेंट है वो रीग्रुप करे, फोकस करे। सबसे पहला काम जो इंटरिम गवर्नमेंट का है वो ये है कि आवामी लीग ने जिन स्टूडेंट्स को अरेस्ट किया, जिन लोगों को गायब कर दिया, जिन लोगों को सीक्रेटली डिटेन कर लिया, उनको कम से कम इमीडिएटली वापस दिया जाए। जो जिंदा है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, इस पे कोई डाउट नहीं है, लेकिन जो जिंदा है उन्हें इमीडिएटली रिलीज किया जाए। दूसरी खबर यह है कि आवामी लीग पॉलिटिशियन के घरों पर भी अटैक हो रहा है और उन घरों को भी जलाया जा रहा है। कोई भी रेट्रिब्यूशन, चाहे वो कोई कम्युनिटी के खिलाफ हो या कोई पॉलिटिशियन के खिलाफ हो, उसे अभी रुकने की जरूरत है अगर इस इंटरिम गवर्नमेंट को कोई भी क्रेडिबिलिटी चाहिए। तीसरा फैक्टर, और खास करके इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, शेख हसीना इंडिया की एक एलाई थी। इंडिया काफी वरिड होगा कि अब बांग्लादेश में क्या होने वाला है, क्योंकि जो दूसरी बड़ी पार्टी है बांग्लादेश में वो है बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी BNP, और इंडिया का BNP के साथ रिलेशनशिप काफी कॉम्प्लिकेटेड रहा है। अब ये बात मदद नहीं करती है इस रिलेशनशिप में कि BNP जानबूझ के अनहेल्पफुल रही है जहां तक हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के साथ है। उल्फा जैसे जो मिलिटेंट आउटफिट्स हैं वो बांग्लादेश में जाकर पनाह लेते हैं और BNP ने हमें मदद नहीं की उन्हें सीक आउट करने के लिए। याद रखिए, BNP के क्लोजर रिलेशंस हैं पाकिस्तान और चाइना के साथ, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सस्पिशियस है। इस्लामिस्ट ग्रुप्स के साथ भी पार्टनर किया है BNP के, और चाइना की इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स शायद अब प्राइमेसी ले, इंडिया के प्रोजेक्ट्स शायद वहां रुक जाएं। तो एक डिस्ट्रस्ट का माहौल है BNP के साथ, और इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी अभी वरिड है कि किस तरीके का पॉलिटिकल फॉर्मेशन अब आगे आएगा। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा हेडेक रहेगा कि ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है और फिलहाल जो आर्मी है, क्या वो कोई एंटी माइनॉरिटी वायलेंस रोक पाएगा बांग्लादेश में, क्योंकि खबर यह है कि ऐसी प्लानिंग हो सकती है कि माइनॉरिटीज, हिंदूज पर अटैक हो जाए। तो ये पीरियड ऑफ इंस्टेबिलिटी में स्टूडेंट ग्रुप्स का, और मेरी रिक्वेस्ट होगी स्टूडेंट ग्रुप से, वो इंश्योर करें कि बांग्लादेश के रेप्यूटेशन को, बांग्लादेश की माइनॉरिटीज को कोई अटैक ना कर पाए, सिचुएशन को और खराब ना कर पाए, बांग्लादेश की इमेज को और टार्निश ना कर पाए। अब सवाल यह नहीं है कि भाई बांग्लादेश में कौन राज कर रहा है, सवाल यह है कि अब बांग्लादेश में आगे कौन राज करेगा। क्या बांग्लादेश को फिर से एक मिलिट्री रूल मिलेगा, ख्वासाई मिलिट्री रूल मिलेगा, अनइलेक्टेड अथॉरिटेरियन कोई मिलेगा, या मैनेज्ड इलेक्शन फिर से होगा, या समथिंग ट्रूली डेमोक्रेटिक। और वो चेंज शुरू होता है आज से।
याद रखिए, फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस हैं बांग्लादेश में, क्या वो इस अपॉर्चुनिटी पर पाउंस करेंगी, या फिर जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, जो प्रोग्रेसिव यंग स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स हैं, क्या वो सेंटर स्टेज ले पाएंगे? देशभक्त पर हम तो इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ खड़े रहे हैं, और देशभक्त पर हम चाहेंगे कि यही स्टूडेंट्स एक ऑल्टरनेटिव पॉलिटिकल फोर्स बनकर सामने आए, ना कि आवामी लीग, ना कि बीएनपी, ना कि कोई फंडामेंटलिस्ट पार्टी, बल्कि स्टूडेंट्स खुद एक बड़ी फोर्स बनकर सामने आए। मैं तो यह चाहूंगा कि यही स्टूडेंट ग्रुप्स भी इंटरिम गवर्नमेंट का एक पार्ट बने। जो स्टूडेंट्स ग्रुप ने जो रिस्पॉन्सिबल है डेमोक्रेसी को वापस लाने के लिए, शेख हसीना को आउस्टर करने के लिए, उन्हें इस चेंज का हिस्सा बनना पड़ेगा। जिन स्टूडेंट्स ने अपनी जान दी, उन्हें रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट में रहना पड़ेगा। तो अगर आर्मी स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करे तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश के लिए एक बहुत बड़ा एक पॉजिटिव स्टेप होगा। याद रखिए, स्टूडेंट्स ही हैं जो शायद बांग्लादेश को इस कठिन समय में आगे ले जा पाएंगे। 40% ऑफ बांग्लादेशी सिटीजन जो 15 से 25 साल की उम्र के बीच में हैं, 40% वो ना आज इंप्लॉयड है और ना ही वो एजुकेशन में है। तो बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेश यूथ के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इस समय यह जरूरत है कि बांग्लादेश ना कि फंडामेंटलिज्म में पड़ जाए, ना एक डिक्टेटरशिप में पड़ जाए, बल्कि एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक फोर्स होकर आगे बढ़े। और इसमें स्टूडेंट ग्रुप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आज और ज्यादा बन जाती है जितना कि पिछले कुछ हफ्तों में मैंने देखा है। तो मेरा रिक्वेस्ट उन्हीं से होगा कि अभी जंग खत्म नहीं हुई, अभी रेवोल्यूशन हुआ नहीं है, अभी बांग्लादेश आजाद हुआ नहीं है। उसे आजाद बनाने के लिए, डेमोक्रेटिक बनाने के लिए अभी काफी फाइट बाकी है। माय सैल्यूट टू द स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, और मैं यही आशा करता हूं कि ये फाइट वो और भी आगे ले जाएं, जेन्युइन डेमोक्रेसी की तरफ ले जाएं। तो भाई पूरा वीडियो देखने के बाद में आपकी पर्सनल ओपिनियन क्या है, आपकी व्यक्तिगत राय क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताना। बाकी मेरे हिसाब से कैसा ना, देखिए यहाँ पे आर्मी ने भी बहुत की रोल प्ले करा है। आज आर्मी यहाँ पे आके मतलब एक तरीके से, मतलब पूरे तरीके से बोलते हैं ना कि सब क्राइम करने के बाद में जितने भी किलिंग्स वगैरह हुई है, आपने देखा होगा वीडियोज़ में, आर्मी वहाँ पर अवेलेबल थी, उन्होंने करा है। और आज भले से इस पर वाइट वॉश कर दे कि भाई हम उस पर कार्रवाई करेंगे वगैरह वगैरह, कहीं ना कहीं बैकडोर से वो भी एक्टिव रहते हैं पहले से, बट उस पर मुझे खैर कुछ कहना नहीं है। मतलब बाकी भाई आपके पर्सनल ओपिनियन क्या है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि स्टूडेंट में से जो आपने कहा ना कि स्टूडेंट में से लोग आए, एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, मेरे हिसाब से भाई इतना इजी नहीं होगा। जो वहाँ पे अपोजिशन लोग बैठे हुए हैं, कोई भी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसी नई ताकत आए ताकि फ्यूचर में डाउन द लाइन एक लॉन्गर टेनर के बाद में उनको एक नया चैलेंज या उनको एक नया थ्रेट पहुँचे। ये पॉलिटिक्स में होता है, कोई भी नहीं चाहता है कि भाई कोई नया बंदा आए और वो वहाँ पे मतलब एक थर्ड ऑप्शन बन के निकले, तीसरा विकल्प। ठीक है, आर्मी भी मेरे हिसाब से नहीं चाहेगी, और उन लोग अपना ही कुछ तो मैनेज करेंगे। मेन टारगेट था या मेन मोटिव था कि हसीना को साइड में हटाओ, जो हट गए। तो स्टूडेंट जो यहाँ पे मतलब जो भी प्रोटेस्ट था, एक तरीके से एक बोलते हैं ना, किसी भी चीज़ की एक वजह बनती है, कारण बनता है, तो ऐसे ही था। सेकंड थिंग, ऐसा नहीं बोलेंगे कि सेकंड इंडिपेंडेंस था या दूसरी आज़ादी थी। एक समय के बाद में लोगों का यहाँ पे चलो ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं, 71 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ, 71 में बांग्लादेश बना, 75 में सोचो 4 साल के बाद जिसने मतलब बांग्लादेश के फाउंडेशन की नींव रखी, जिसने पूरा जद्दोजहद करा, शेख मुजीबुर रहमान। ठीक है, इन्हीं के पिता थे शेख हसीना के, उनको पूरी तरीके से मार दिया गया, पूरे परिवार को ही ख़त्म कर दिया गया मिलिट्री के द्वारा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कहेंगे कि सेकंड इंडिपेंडेंस है, जो भी है सिचुएशन नॉर्मल होना चाहिए। बाकी भाई वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा एक कमेंट भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत सारी वीडियोज़ मैं यहाँ पे लाने की कोशिश करता हूँ, आगे भी करता रहूँगा। जय हिंद।